नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 12 साल पूरे हो जाएंगे, या कहें जो तीसरा कार्यकाल है उसे 2 साल पूरे हो जाएंगे। जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो जो इकोसिस्टम है, या कहें जो गहरा राज्य है, डीप स्टेट है, उसे लगा कि भैया ठीक है, तुक्का लग गया है, प्रधानमंत्री बन गए हैं, ज्यादा लंबे समय रहेंगे नहीं। उसके बाद 2019 में मोदी और प्रचंड जीत होती है। उसके बाद जो डीप स्टेट है या इकोसिस्टम है, उसके कान खड़े हो जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि ये लोग यहां लंबे समय तक रहने के लिए आए हैं। जब अमित शाह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 35 साल 50 साल यहां रहने के लिए है, तो वो समझ जाते हैं कि ये लंबी रेस का घोड़ा है, लंबी दौड़ दौड़ने आए हैं। उसके बाद अचानक से आंदोलनों का एक दौर शुरू हो जाता है। लगातार मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा, आंदोलन, हर एक के द्वारा एक नई वेव क्रिएट की जाती है। पहली असफल, दूसरी असफल, तीसरी, तो वो वेव्स रुकी नहीं है। 2024 में हाँ, निश्चित तौर पर कुछ बीजेपी की गलतियों की, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से वो चोट लगी और पूर्ण बहुमत के आंकड़े से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत पीछे रह गए। अब फिर से एक नई वेव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ी की जा रही है। एक नया माहौल बनाने की तैयारी है। जिस तरह का अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, या कहें पूरी दुनिया में, कोई उसे केओस कह रहा है, कोई उसे रिस्ट्रक्चरिंग कह रहा है, जिस भी तरीके से आप मानिए, जो एक केओस क्रिएट हुआ है, उसका फायदा उठाकर भारत में वापस से सत्ता परिवर्तन, रिजीम चेंज का जो सपना है, उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी विदेशी दौरे पर हैं, वहां जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, वो उसकी शुरुआत है। वो उस मिस इन्फॉर्मेशन, उस हैकलिंग, उस कियोस की शुरुआत है। उसके बाद आज बात करूंगा कि किस तरीके से भारत में एक बड़ी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने की तैयारी है, जिसका सोल एजेंडा कि किस तरीके से भारत में जेनजी को नेपाल और बांग्लादेश की तरह खड़ा किया जाए, यह प्रयास है। और वो किस तरीके से अमेरिका और दुबई से कनेक्टेड है। और बात होगी कि आगे और कौन कौन से आंदोलन हैं, या और कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके बलबूते एक नई कह सकते हैं आप, एक नया माहौल क्रिएट करने की तैयारी है। और इसकी आखिरी परिणति क्या होगी, एंड गेम क्या है, उस पर भी चर्चा होगी। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जा रहे हैं। अभी शायद वो इटली में है, इससे पहले वो नॉर्वे में थे। जिस तरीके से पहले वो दुबई गए, जिस तरीके से वहां डील हुई, उसके बाद नेदरलैंड्स गए, तो वहां से जो न्यूज आ रही थी वो एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर रहे थे कि भारत किस तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी को वो उसको मुकम्मल कर रहा है, किस तरीके से अपने सेमीकंडक्टर का जो प्रोजेक्ट है, जो सेमीकंडक्टर विजन है, उसको बढ़ाने के लिए नीदरलैंड्स की जो कंपनीज है उनके साथ किस तरीके से डील हो रही है। जो पॉजिटिव एनवायरमेंट बन रहा था, शायद बहुत लोगों को पचा नहीं। तो जैसे ही प्रधानमंत्री नॉर्वे पहुंचते हैं और वहां पर वो नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ एक जॉइंट ब्रीफिंग करते हैं, तो अचानक से उस ब्रीफिंग में एक महिला खड़ी होती है जिसका नाम है हेले लिंग। सबसे पहली बात ये बता दूं, जो हेले लिंग है ये असल में एक पत्रकार नहीं है, क्योंकि ये खुद उसका ट्विटर बायो कहता है। वो पॉलिटिकल कमेंटेटर है, पत्रकार नहीं है। और वहां जाकर वो प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछती है, और निश्चित तौर पर, क्योंकि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो प्रेस ब्रीफिंग थी, जिसमें बड़ा अंतर होता है। और ये हेले लिंग खुद मान चुकी है, जब ट्विटर पे बहुत सारे लोगों ने उनसे बात की, कि हाँ मुझे पता था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये प्रेस ब्रीफिंग है। और प्रेस ब्रीफिंग में जो राजनेता है या जो भी प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है, वो सवालों के जवाब नहीं देता है, वो अपनी बात रखता है और चला जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है वो अलग चीज है, वहां आप सवाल पूछ सकते हैं, वो उसको पता था। लेकिन जानबूझकर उस महिला ने वहां एक केओस क्रिएट करने का प्रयास किया, और उसको उसका फायदा भी हुआ। उस पूरे रूम में वो अकेली महिला थी जिसने अपने फोन से वो रिकॉर्ड किया, क्योंकि उसको पता था इसका क्या इस्तेमाल करना है। और जैसे ही वो महिला वो वीडियो रिकॉर्ड करती है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालती है, भारत में जितने यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं सारे खड़े हो जाते हैं। ध्रुव राठी से लेकर महुआ मोइत्रा, कांग्रेस, राहुल गांधी, हर कोई ट्वीट रिट्वीट और उसके ऊपर चर्चा करना शुरू कर देते हैं कि देखिए भारत के प्रधानमंत्री सवालों से बचकर भाग रहे हैं। देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि प्रधानमंत्री को निश्चित तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। किस बात का डर है?
डर तो नहीं है, लेकिन ठीक है, आपको बात करनी चाहिए। ये और जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करेगा जनता के अंदर, समाज के अंदर। लेकिन शायद प्रधानमंत्री का जो भूतकाल का जो अनुभव रहा है पत्रकारों के लिए, क्योंकि भैया जब मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, लोग कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिक्स्ड क्वेश्चन लिए जाते थे, पहले से पता होता था कि कौन पत्रकार क्या पूछेगा, उसी को खड़ा किया जाता था सवाल पूछने के लिए। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप चले जाइए, कभी राहुल गांधी से कोई ऐसा सवाल पूछ लीजिए जिसमें वो अनकंफर्टेबल होंगे, वो कहेंगे आप बीजेपी का सवाल लाए हैं, मैं जवाब नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री को निश्चित तौर पर करनी चाहिए, लेकिन वो तो खैर जब करेंगे, प्रधानमंत्री ने वैसे एक बार कहा भी था कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि न्यूज़पेपर की जो या जो मीडिया हाउसेज है उनकी जो दुकान है मेरी वजह से चले, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और प्रधानमंत्री बहुत हद तक ये मानते हैं कि मुझे पत्रकारों की या न्यूज़पेपर की जरूरत ही क्या है, जब मैं सीधा जनता से संपर्क कर सकता हूं। अब प्रधानमंत्री डायरेक्ट जनता से संपर्क करने में विश्वास रखते हैं, तो उन्हें बीच में मीडिएटर्स नहीं चाहिए। खैर, उन्हीं चीज को लेकर जब हेलेन यंग उनसे सवाल हैं, उसको जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री उसको दरकिनार करते हुए निकल जाते हैं, क्योंकि उस तरह का वो सेटअप नहीं था। उसका फायदा हेलेन यंग को ये होता है कि उनकी जो ट्विटर पे फैन फॉलोइंग है वो 500 फॉलोअर्स थे, आज के समय में लगभग 66,000 हैं, और ज्यादातर भारतीय हैं। और जितने मीडिया हाउसेस हैं भारत में, सबने हाथों हाथ लिया कि देखिए विदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से एक छोटी सी पत्रकार ने परेशान। अभी पोल खोलूंगा मैं, क्या कनेक्शन है इसका, कहां से आई है ये, चाइनीज कनेक्शन क्या है, किसने भेजा है सवाल पूछने के लिए। और उसके बाद वहां की जो इंडियन एम्बेसी है वो साफ कहती है कि भैया आओ हमसे क्वेश्चन पूछो, हम बताते हैं ऑफिशियल सेटअप में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो 3 सवाल पूछती है, उसके बाद जो वहां एम्बेसडर होते हैं भारत का, उसका जवाब देने लगते हैं। और ये मैडम ये चाहती हैं कि जैसे मैंने सवाल पूछे मेरे हिसाब से जवाब मिले। अब इनके हिसाब से जवाब मिलेंगे ये तो जरूरी नहीं है। सवाल आप पूछ सकते हैं, जवाब कैसे दिया जाएगा ये तो भैया जवाब देने वाला तय करेगा। और ये कहा गया, और मैडम परेशान हो गई, जवाब सुना नहीं, उठकर पानी पीने चली गई। यानी साफ था एजेंडा कि भैया मुझे सवाल नहीं पूछने हैं, मुझे हंगामा क्रिएट करना है। और ये किया गया इनके द्वारा। और जो एम्बेसडर थे भैया वो डिप्लोमेट थे। देखिए किसी ने बहुत सही कहा कि आपने सवाल पूछा, वो जर्नलिज्म था। डिप्लोमेट ने अपने हिसाब से जवाब दिया, वो डिप्लोमेसी थी। लेकिन आप उस कर चली गई, ये एक्टिविज्म था। और यही वो वहां कर रही थी। और डिप्लोमेसी में किस तरीके से काम लिया जाता है, उसी तरीके से उन्होंने जवाब दिया कि ये महिला इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि उठकर चली गई। साफ समझ आया कि भैया एजेंडे के तहत नाम खराब करने के लिए सब किया गया। क्योंकि डायलॉग है ना स्कैम 1992 का, काम ना खराब कर सको तो नाम खराब करो। और ये किया गया जानबूझकर नॉर्वे के अंदर, ये दिखाने के लिए कि नॉर्वे जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें नंबर 1 पर है और भारत 157 नंबर पर है, 157। इस महिला ने कहा कि भारत की रैंकिंग क्यूबा और फिलिस्तीन के बराबर है। यानी भरी बैठी थी एजेंडे के साथ कि किस तरीके से भारत सरकार और भारत के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका एक इमेज को सबटाज किया जा सके। इसीलिए आज ये एपिसोड कर रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बताऊंगा एक एक चीज कि किस तरह के हथियारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर और इस सरकार के ऊपर अब हमले होने वाले हैं। और आप उनको काट कर रखिए, वो इंसिडेंट आपको होते दिखाई देंगे अगले 1 साल के अंदर। और हो सकता है कुछ महीनों में वो और एम्पलीफाई होते दिखाई देंगे। शुरुआत है यहां से। इंटरनेशनल लेवल पर उसकी एक कह सकते हैं इबारत लिखनी शुरू की जा रही है। फ्रेश वेव है, बहुत आ चुकी हैं और आएंगी। उसमें से एक है ये जो महिला है, ये एक अखबार के लिए काम करती है, डेगविजन करके नॉर्वे का अखबार है। उसके लिए ये एक पॉलिटिकल कमेंटेटर है, उसकी जर्नलिस्ट भी नहीं है। और ये वो अखबार है जिसे ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, यानी जो जॉर्ज सोरोस की एनजीओ है, उससे पैसा मिलता है, उससे फंडेड एनजीओ है ये जो अखबार है।
इसे जो नॉर्वेजियन लेबर पार्टी है वो सपोर्ट करती है। और नॉर्वेजियन लेबर पार्टी कौन है? बाकी जो ओपोजिशन पार्टी है वो प्रोग्रेसिव अलायंस नाम के एक संगठन से जुड़ी हुई है, जो पूरी दुनिया में जितनी भी लेफ्टिस्ट संस्थाएं हैं, जितनी भी लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसका एक समूह है। उससे जुड़ा है ये नॉर्वेजियन लेबर पार्टी। वो सपोर्ट करता है जिस अखबार को, उस अखबार से जुड़ी है ये महिला। ये दिखाने का प्रयास है कि भैया कोई बहुत बड़ा पत्रकार नहीं था, एक छोटे से पत्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए। वो डर मतलब वो इमेज को खराब करने का प्रयास है। और जिस मैं प्रोग्रेसिव अलायंस की बात कर रहा हूं, उसमें भारत की दो पार्टियां भी हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। उस अलायंस से जुड़े हुए हैं सब कुछ। आज सोशल मीडिया का दौर है साहब। थोड़ी सी आप काम करना शुरू करेंगे, थोड़ा सा खोजना शुरू करेंगे, तो आप समझ जाएंगे बड़ी आसानी से कि कौन कहां कैसे जुड़ा हुआ है। ऐसे ही नॉर्वे का एक और अखबार है, उसने एक आर्टिकल छापा है कि इस तरीके से प्रधानमंत्री को डिमीन करने के लिए प्रधानमंत्री को एक सपेरे के तौर पर दिखाया गया। और टाइटल क्या दिया? टाइटल दिया है अ स्नीकी एंड स्लाइटली अनोइंग मैन। कि एक छोटा सा मतलब एक अनोइंग करने वाला आदमी है, मतलब परेशान करने वाला यह व्यक्ति है। तो किस तरीके से इमेज को खराब किया जा सके, इसका पूरा पूरा प्रयास है। उसके अलावा जिस नॉर्वेजियन लेबर पार्टी की बात चल रही है, राहुल गांधी जब नॉर्वे गए थे तो उनकी एमपी से मिले थे। अचानक से एक रॉ वीडियो आती है, कोई अननोन सी पत्रकार जिसे कोई टिकटॉक पे जो पिज्जा का रिव्यू करती थी, पिज्जा का, उसकी पोस्ट एम्पलीफाई होने लगती है। भारत के छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर वो कूदने लगती है और लोग उससे इंटरव्यू ले रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये वाली वीडियो डाली, उसने ये पोस्ट डाली, उससे पहले जो उसने लास्ट पोस्ट डाली थी वो डाली थी अप्रैल 2024 में, उसके बाद अब डाली है। ये दिखाने का प्रयास है कि भारत में प्रेस को फ्रीडम नहीं है। और जिस फ्रीडम इंडेक्स की आधार लेकर ये सब किया जा रहा है साहब, उसमें पाकिस्तान भारत से 4 अंक ऊपर है। सीरिया की रैंकिंग 141 है, भारत की 157 है। साउथ सुडान उसमें 118 पर है। तो फ्रीडम इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, इनकी विश्वसनीयता कितनी है आप इस बात से समझिए। तो ये पहला प्रयोग है, ऐसे और होंगे, आखिरी नहीं है। उसके बाद एक और प्रयोग किया जा रहा है। भारत में एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने की तैयारी है और पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी, देखिए नेपाल में और बांग्लादेश में एक जेंजी आंदोलन होता है तथाकथित, तो उसी को लेकर बार बार यह प्रयास किया जा रहा है भारत में कि भारत में भी तो कुछ हो ऐसा। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का प्रोजेक्ट इनका फेल हुआ, जिस तरीके से 2024 में इन्हें आंशिक सफलता मिली, लेकिन उसके बाद से जो रिवाइवल हो रहा है बार बार, कभी महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, जिस तरीके से मोदी एक्स्ट्रा बाउंस बैक कर रहा है स्पीड पर, तो इनको लग रहा है कि जो कन्वेंशनल पार्टीज हैं, जो कन्वेंशनल तरीके हैं, ये नहीं चलेंगे अब, या कम से कम थोड़े टाइम के लिए इन्हें पीछे रखा जाए, किसी और को आगे किया जाए, एक मास्क क्रिएट किया जाए कि पीछे से ये लोग खेलें। उसी के लिए कॉकरोच जनता पार्टी है। क्या है कॉकरोच जनता पार्टी? दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बयान दिया, किसी वकील साहब ने कोई पीआईएल वीआईएल लगाई होगी, कोर्ट में कोई मामला चल रहा होगा, तो जज साहब ने कहा कि उनको दरअसल कोर्ट का सेटअप नहीं पता है। ये तंज उनके ऊपर था, सबके ऊपर नहीं था। उन्होंने कहा कि ये युवा जॉबलेस है, अनएम्प्लॉयड है और सिस्टम को नहीं समझते, और मीडिया के माध्यम से कैसे भी पॉपुलैरिटी पाने के लिए, सब कुछ करने के लिए जो अननेसेसरी अनफ्रूटफुल काम कर रहे हैं, ये कॉकरोच की तरह है समाज में। आप सिस्टम को नहीं समझते, तरीका नहीं पता है, बस हाँ कि कुछ फेम मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा, अपना जो सही काम है वो ना करके इस तरीके से जो कर रहे हैं, उनको कॉकरोच कहा।
और टाइमलाइन समझिए। लगभग 13 मई को केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और केजरीवाल ये कहता है कि भैया भारत में नेपाल और बांग्लादेश की तरह युवाओं को खड़ा हो जाना चाहिए। उसे समझ आ गया भैया कि ये तो एक तरीके से रेवोल्यूशन की, गदर की बात है, केओस की बात है। तो कहता है कानूनी रूप से होना चाहिए, विद इन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। 13 मई को यह बयान आता है। उसके बाद 15 मई को सीजीआई का बयान आता है। कोइंसिडेंस है, अलग अलग है। सीजीआई अलग परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं और केजरीवाल अलग परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है। और 16 तारीख को अचानक से भारत में कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च हो जाती है कि भैया हम तो युवाओं की पार्टी है, जिंजी की पार्टी है, हम जो कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके हिसाब से नहीं है, और हमारी फला 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 मांग है, जो एक बहुत ही आइडियलिस्टिक चीज सोसाइटी होती है, जो मांग होती है कि एआई रिवोल्यूशन आना चाहिए, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आना चाहिए, फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, फ्री हेल्थ, निश्चित तौर पर ये सब चीजें होनी चाहिए। और जो दुनिया की एडवांस्ड इकोनॉमीज है, सबसे एडवांस देश है, उनमें भी शायद चीजें नहीं होंगी। भारत में भी सारी चीजें नहीं है। भारत बहुत बेहतर कर रहा है निश्चित तौर पर, और बेहतर कर सकता है, बहुत की गुंजाइश है, लेकिन बहुत कुछ कर भी रहा है। लेकिन आपको एक डिसकंटेंट फैलाना है के अंदर, मन में, और आपको ये लग रहा है कि मैं नया बालेन शाह हो सकता हूं। आपको लगता है वो पश्चिम बंगाल में वो थे ना छोटे छोटे नेशनल सिटीजन पार्टी बनाने वाले, कि हम कुछ वैसे बन सकते हैं, या मैं यूक्रेन का जो जेलेंस्की है मैं वो बन सकता हूं। और उसके साथ साथ ये पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर दी जाती है। एक अभिजीत दिप नाम का व्यक्ति है, उसने पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की। फिलहाल इंस्टाग्राम पे लगभग 4 मिलियन फॉलोअर हैं और ट्विटर पे लगभग 80,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं अचानक से। और उसमें कीर्ति आजाद से लेकर महुआ मोइत्रा से लेकर हर कोई कूद पड़ते हैं कि मैं भी कॉकरोच जनता पार्टी का मेंबर हूं, मैं भी बनना चाहता हूं। और आप इनके पेज पर जाकर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सारी की सारी पोस्ट, सारी की सारी जो पोस्टें हैं वो एंटी बीजेपी है, या एंटी गवर्नमेंट है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। ऑल्टरनेट पाथ क्रिएट करना ऑप्शन नहीं है। सरकार के खिलाफ जेनजी को खड़ा करना है, क्योंकि आज के समय में जो युवा है सबसे ज्यादा वो इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करता है, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है, फेसबुक, जो ट्विटर वगैरह है ये बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल, मतलब जो थोड़ा एलीट क्लास टाइप है वो ये देखता है। तो इंस्टाग्राम का फायदा उठाया जा रहा है, जिस तरह की रील्स प्रोपोगेट की जा रही हैं। और ये जो अभिषेक दिपके है, अब इसके बारे में जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। भाई साहब आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, मनीष सिसोदिया के साथ बहुत सारी फोटोज वगैरह वायरल हो रही हैं। डायरेक्टर रहे हैं कम्युनिकेशन आम आदमी पार्टी, लिंक्डइन प्रोफाइल से निकाला है, सोशल मीडिया पे बहुत सारा वायरल हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं खोजने के लिए आपका इतिहास, आपकी जानकारी। और यही वो अभिषेक दिपके साहब हैं जिनके खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च की गई थी हुर्रियत स्टाइल सेपरेटिज्म को खड़ा करने की। और अब ये भारत में एक नई पॉलिटिकल पार्टी खड़ा कर रहे हैं जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, या कॉकरोच पार्टी ऑफ इंडिया भी हो सकता था, कुछ और भी हो सकता था। लेकिन आपको जो भारतीय समाज है, जो बीजेपी है, या जो लोग उस तरीके से सोचते हैं, मतलब राइट विंग वाले हैं, आपको उन्हें कॉकरोच बताना है। और उसके बाद अब डेटा कलेक्शन शुरू हो रहा है। लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों का डेटा ये लोग इकट्ठा कर चुके हैं। तो सभी युवाओं से रिक्वेस्ट है जो वीडियो देख रहे हैं कि अपना डेटा शेयर मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता इस डेटा का इस्तेमाल किस तरीके से होगा, किसके हाथों में जाएगा। कौन है ये अभिजीत दिपके, कहां बैठा है, क्या कर रहा है, क्या एजेंडा है, क्या सही में कोई रिवॉल्यूशन लाना चाहता है, कोई चीजें ठीक करना चाहता है, या किसी के बिहेस्ट पे काम कर रहा है। जो भी कारण है, डेटा मत शेयर कीजिए। और जो ये पार्टी, ये कॉकरोच जनता पार्टी है, इसका जो पेज है फिलहाल यूएस से चल रहा है, जो इसका इंस्टाग्राम पेज है वो दुबई से चल रहा है। तो आपको नहीं पता कि क्या यूज हो रहा है आपका और किस तरीके से किया जाएगा। और ये लिख लीजिए, इस पार्टी में अब कुछ वोक सिंगर्स भी
ऐड होंगे कि हम भी इसकी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, कुछ वो कॉमेडियन भी इसका पार्ट बनेंगे, इसके ऊपर इंस्टाग्राम की रील्स बनेंगी, इसके ऊपर गाने बनेंगे, गिग्स बनेंगे और उसको वायरल करने का प्रयास किया जाएगा। और ये सब कुछ इसमें निश्चित तौर पर जांच का विषय है, जो प्राइमा फेसी मुझे लगता है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा कुछ ना कुछ रोल इसमें जरूर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से फंसा हुआ है सीबीआई और ईडी के दायरे में, उसको कोई ना कोई एस्केप रूट चाहिए कि कहीं और ध्यान रख लगे, और ताकि वो कोई बार्गेन कर सके अपने आप को बचाने के लिए। तो इस तरह का ये एक सेटअप तैयार किया जा रहा है। सक्सेसफुल हुआ तो सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी, और नहीं भी हुआ तो कम से कम इतना तो पोटेंशियल है कि अरविंद केजरीवाल अपने लिए कोई ना कोई एक क्या कह सकते हैं उसको, बार्गेनिंग चिप के तौर पर से इस्तेमाल कर सकता है। तो युवाओं में जो डिसकंटेंट है निश्चित तौर पर है और हमेशा रहता है, कितना भी बेहतर कीजिए, उसको चैनलाइज करने का प्रयास है। पहले विदेश में आपके खिलाफ माहौल तैयार किया गया, अब देश में एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की जा रही है, और यह अकेला नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन आपके खिलाफ शुरू किया जाएगा। पहला, एनर्जी क्राइसिस लगातार सुन रहे हैं, साफ देश में तेल की कमी हो रही है। इसी तरीके से तो माहौल होंगे ना कि भैया हर एक कोई एक मुद्दे से नहीं जुड़ सकता, किसी के लिए एक मुद्दा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए एक है, किसी के लिए एक है। आप 10 मुद्दे कीजिए और ऐसा लगे कि देश में तो भैया बवाल कट गया, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो ऐसा ही एक एनर्जी क्राइसिस है, उसको चैनलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन किस तरीके से फैलाई जाती है कि भैया वो भारत पे तो जो यूएसए है उसने कह दिया है कि भैया भारत अब रशिया से तेल नहीं खरीद पाएगा, तो भारत में तो तेल की कमी हो जाएगी, राहुल गांधी अपने मन से कहते हैं। उसके बाद भारत की तरफ से क्या बयान आता है, सैंक्शन और नो सैंक्शन, हम तो रूस से तेल खरीदेंगे। भारत आज भी रूस से तेल खरीद रहा है, पहले भी रूस से तेल खरीदा था, हो सकता है 40% की जगह 35 या 30% खरीद रहा होगा। भैया जो स्पॉट प्राइस होता है मार्केट में कई बार ज्यादा होता है, कई बार कम होता है, और इतना सामंजस्य भारत और रूस के बीच में है भी कि ठीक है भैया हम कुछ लाख बैरल तेल कम कर लेंगे, ऐसा करेंगे फर्टिलाइजर ज्यादा खरीद लेंगे, कुछ और चीज ज्यादा खरीद लेंगे। आज भारत और रूस के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो 90% उन दोनों की आपसी करेंसी के बीच में हो रहा है, तेल भी खरीदा जा रहा है। तो मुझे तो कहीं नहीं लग रहा कि भैया किसी भी तरीके से कोई एनर्जी का प्रॉब्लम। देखिए एनर्जी की कमी नहीं है, हो सकता है महंगी हो क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगी है, तो वो हमारे लिए भी महंगी है, वो स्विट्जरलैंड के लिए भी महंगी है, वो यूएस के लिए भी महंगी है, वो पाकिस्तान के लिए भी महंगी है, वो इजिप्ट और सुदान के लिए भी महंगी है। लेकिन वहां खतरा ये है भी है, भारत में कमी नहीं है। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने का प्रयास है। देखिए इन लोगों का एक सिंपल स्ट्रेटेजी है, पहले एक मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करो, उसके बाद एक केओस क्रिएट होगा, डर, उसके बाद एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी देश के अंदर, और उन इंस्टेबिलिटी के ऊपर एक एक्सटर्नल फैक्टर यानी कोई वॉर, कोई युद्ध, कोई ऐसी स्थिति ला दो कि भारत की जो सरकार है वो कहीं बकल डाउन हो जाए, वो घुटने टेक दे। और ये पहले हो चुका 2020 कोरोना आया, इन लोगों को लगा कि भैया कोरोना में भारत परेशान है, केओस है, इंस्टेबिलिटी है, लोग मर रहे हैं, लॉकडाउन है, इकोनॉमी को प्रॉब्लम होने वाली है, तो चाइना को गालवान में भारत के ऊपर लाद दिया गया। जवाब मिला तो पीछे हट गए। अब इन्होंने देख लिया कि भैया ऑपरेशन सिंदूर में या फिर जो ईरान वाला युद्ध हुआ है, यूक्रेन वाला युद्ध हुआ है, कि अगर इसको थोड़ा सा लंबा खींचे तो बड़ी से बड़ी जो महाशक्तियां हैं उसमें फंस जाती हैं। तो अब इन सब के माध्यम से पहले भारत में कियोस और इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाएगी, और उसके बाद पाकिस्तान को या चाइना को भारत के ऊपर मार दिया जाएगा। ये प्रोसेस है पूरा का पूरा। एनर्जी क्राइसिस का हल्ला मचाया जाएगा, विदेशों से मिस इंफॉर्मेशन का हल्ला मचाया जाएगा, कॉकरोच जनता पार्टी जैसी पार्टियां लॉन्च की जाएंगी। उसके बाद भैया जिस तरीके से फ्यूल शॉर्टेज है, फूड शॉर्टेज भी आएगा, क्योंकि फर्टिलाइजर की सप्लाई नहीं है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री ऐसे ही नहीं कह रहे कि कोविड क्राइसिस से बड़ा मतलब उसके समकक्ष का क्राइसिस है। मैं ये नहीं कह रहा फूड शॉर्टेज आएगी ही, संभावनाएं हैं, तभी प्रधानमंत्री ने कहा चीजों को बचाकर चलें।
और पूरी दुनिया में होगा, सिर्फ भारत में नहीं होगा। तभी भारत ने चीनी का एक्सपोर्ट भी बंद कर दिया है। उसके बाद जिस तरीके से भारत अंडमान एंड निकोबार पे प्रोजेक्ट चला रहा है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, उसके खिलाफ भारत में बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे। भारत के लिए कितना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का वो प्रोजेक्ट है, उसके खिलाफ पूरा एक माहौल तैयार किया जाएगा। ये मैं बता रहा हूं जो वल्नरेबल पॉइंट्स है, जिनको दबाया जाएगा बार 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 बार। तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारी एनजीओज हैं। मान लीजिए एक एनजीओ है कल्पवृक्ष रही है, कल्पवृक्ष को चलाता है आशीष कोठारी। उदाहरण दे रहा हूं मैं कुछ। आशीष कोठारी रजनी कोठारी बेटा है, और ये वही व्यक्ति है जो सीएसडीएस चलाता था, जिसने सीएसडीएस की स्थापना की थी, जहां योगेंद्र यादव, हर्षमंदर और इस तरह के लोग कनेक्टेड थे। हर्षमंदर तो नहीं था शायद, योगेंद्र यादव है और जयराम रमेश सब जुड़े रहे हैं। और जो ये आशीष कोठारी है, इसके संबंध हर्षमंदर से और प्रशांत भूषण से कितने घनिष्ठ हैं बताने की जरूरत नहीं है। कहां से फंडिंग आती है, सारे फंडिंग वही है, फोर्ड फाउंडेशन और ये सब जितने की सस्पेक्ट वाली जितनी एनजीओज हैं वो सब फंड करती हैं। तो ग्रेट निकोबार से प्रोजेक्ट हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। नीट है, पेपर लीक हुआ। देखिए हर देश में प्रॉब्लम होती है, भारत में है। नीट वाला मुद्दा निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी है। पेपर लीक हुआ है, आपको कंट्रोल करना था, लेकिन उसका एक्सप्लॉइट किया जाएगा, उसका यूज किया जाएगा अपने हिसाब से। जो जिम्मेदार है, अधिकारी हो, मंत्री हो, हटाएं नौकरी से, मंत्रालय छुड़वाएं उनसे। यूजीसी का मुद्दा है, समर्थन करता हूं पब्लिक का। सरकार ने गलती की, पैर पे कुल्हाड़ी मारी, या कहीं सिर दे के मारा कुल्हाड़ी के अंदर जाकर, लेकिन अब इस्तेमाल किया जाएगा। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल होगा, अलग अलग मुद्दों का इस्तेमाल होगा, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाएगी। कैसे? अब ये फैलाई थी कि भारत से अगर आप विदेश जाएंगे तो उसके ऊपर सरकार उसके ऊपर कुछ सैंक्शन, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कंट्रोल करना चाहती है। मिस इन्फॉर्मेशन थी। सीएनबीसी के द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को डिबंक करनी पड़ी। आप सोचिए, अगर इसको प्रधानमंत्री कार्यालय डिबंक ना करता और अगले दिन शेयर मार्केट खुलता, आप सोचिए कहां गिरता वो जाकर। छोटी छोटी चीजें हैं। रशिया के आगे झुक गया प्रधानमंत्री, देश में गैस तेल नहीं है, देश में खाना नहीं है, छात्र परेशान है, यूजीसी में अगड़ा परेशान है, ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट में आदिवासी है। प्रधानमंत्री पत्रकारों का सवाल नहीं देते हैं, जवाब नहीं देते हैं, तो भैया प्रधानमंत्री को हटाओ। एक नई आई है कॉकरोच जनता पार्टी, उसको खड़ा करते हैं। ये एजेंडा है। इस तरीके से पूरी चीजें तैयार की जा रही हैं। मिस इन्फॉर्मेशन फिर उसके बाद क्या फैलाई जाती है कि भैया अब जो मोदी जी हैं उससे तो मिडिल क्लास परेशान है। ये फेक इंफॉर्मेशन धीरे धीरे प्लांट की जाएंगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि किस तरीके से आपको धीरे धीरे इसके लिए तैयार किया जा रहा है। कुछ राइटिंग वाले भी हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, लेकिन कई बार भावनाओं के आवेग में वो भी कह देते हैं, अरे मोदी का तो और फेड हो रहा है, अब मजा नहीं आ रहा। मोदी के हाथ की बात नहीं है। पश्चिम बंगाल के बाद चुप हो जाते हैं। फिर भारत में सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स बिठा लिए जाते हैं कि भैया वो 2020 में आया था, वापस ही नहीं गया। तो प्रधानमंत्री की जो सबसे बड़ी ताकत अब तक मानी जाती है वो फॉरेन पॉलिसी है, उस नेशनल सिक्योरिटी है, उसको सैबोटाज करने का प्रयास होगा। फिर कहा जाएगा कि जो प्रधानमंत्री हैं उनसे जो जुड़े हुए बिजनेसमैन हैं कि भैया देखिए उन्हें तो पैसे देके छुटना पड़ रहा है। गौतम अडानी ने क्या कहा? अगर मैं खबर जो है उसके हिसाब से भी विश्वास करूं, जिसपे बहुत विश्वास नहीं है, कि उसने कहा कि मैं $10 बिलियन इन्वेस्ट करूंगा अमेरिका के अंदर, इसके एवज में गौतम अडानी के ऊपर से सारे चार्ज हटा लिए गए। तो भैया वो तो जापान ने भी कहा मैं $600 बिलियन इन्वेस्ट करूंगा, वादा किया ना। वो कहेगा साल 2 साल बाद कि हाँ कर रहा हूं, ट्रम्प चला जाएगा, कह देगा हाँ नहीं है मेरे पे पैसे, नहीं मेरा हिसाब बनना, फिर क्या करोगे? और बल्कि जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि जो एजेंसीज हैं वो सब्सटेंशियल एविडेंस ही प्रूव नहीं कर पा रही हैं, इसलिए केस क्लोज हो रहा है।
और सबको पता है कि खालिस्तान वाले मुद्दे पर जिस तरीके से भारत कनाडा के अंदर अपने आप को मजबूती से रख रहा था, इसीलिए गौतम अडानी जैसे लोगों पर हमला किया जा रहा है जो भारत के स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो चौतरफा तैयारी की जा रही है कि भारत के जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर हमला हो, भारत की जो जनता है उसका अपने ही इंस्टीट्यूशंस में से विश्वास कैसे खराब किया जाए, देश के प्रधानमंत्री का बाहर नाम कैसे खराब किया जाए, जेनजी को कैसे इंस्टिगेट किया जाए, सड़कों पर लाने का प्रयास किया जाए, हर कुछ चल रहा है। और ये यहां से आपको इंटेंसिटी बढ़ती दिखाई देगी। थोड़ा गर्मी है, जेनजी सड़कों पर अभी आ नहीं सकता है, लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जब मौसम ठीक ठाक होता है, बारिश हो चुकी होती है, और ज्यादातर आंदोलन आप देखेंगे शाहीन बाग से लेकर किसान आंदोलन से लेकर हर कोई सर्दियों के मौसम में होता है, क्योंकि तब बारिश की वजह से, बारिश होगी तो लोग नहीं निकलेंगे, ज्यादा गर्मी होगी तो लोग नहीं निकलेंगे। भैया मौसम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपको इंटेंसिटी बढ़ती दिखाई देगी, लेकिन पटकथा अभी से लिखी जानी शुरू है। और एक और चीज, जिस हेलेन यंग की मैंने बात की, हेले यंग, उसके ऊपर ISSF नाम की एक संस्था है, उसने रिसर्च किया है कि उसने अब तक 18 आर्टिकल लिखे हैं चाइना के ऊपर, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। यहां तक कि शी जिनपिंग को उसमें सुपरमैन तक बताया गया है, और एक भी नेगेटिव पोस्ट नहीं है चाइना के खिलाफ। और जब पूछा गया इस मैडम से कि भैया तुमने जो ये किया है सार पॉजिटिव है, वो कह रही नहीं, वो मैंने चाइना वाले एक्सपर्ट थे ना, उनसे बात करी तो मुझे पता लगा, तो मैंने वो छाप दिया। साहब चाइना वाले एक्सपर्ट तो अच्छा ही बोलेंगे, वरना अगले दिन वो मिलेंगे ही नहीं। ये स्थिति है ना। और जिस फ्रीडम इंडेक्स की आप बात कर रहे हो भाई साहब, वो जो RSF नाम की एक संस्था जो बनाती है ना, वो 2, 4, 5, 10 NGO से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेती है, 150, 200, 500 होंगे ज्यादा से ज्यादा, उनसे बात कर लेती है देश में, और वो लगभग सारे लेफ्टिस्ट होते हैं। अभी मैं देख रहा था हंगर इंडेक्स में जिम्बाब्वे भारत से बेहतर स्थिति में है, और 1000 मेट्रिक टन चावल जिम्बाब्वे को भेज रहा है क्योंकि वहां भुखमरी है। तो इस तरह के तो इनके हंगर इंडेक्स, इस तरह के तो फ्रीडम इंडेक्स, ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है। अफगानिस्तान भारत से बेहतर स्थिति में है, ये स्थिति है। तो कुल मिलाकर यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और ज्यादा वेव्स क्रिएट की जाएंगी, ताकि पहले इमेज डाउन करो, इंस्टेबिलिटी बढ़ाओ, एक्सटर्नल फैक्टर उनके ऊपर एग्जीक्यूट करो। और जिस तरीके से भारत मजबूती से खड़ा है, जब भारत ये कहता है ना सैंक्शन और नो सैंक्शन, हम तो रशिया से तेल खरीदेंगे, साहब छाती पे सांप लौटता है डोनाल्ड ट्रंप और डीप स्टेट के, तो आपको छोड़ देंगे? मार्को रूबियो आ रहा है भारत, अब बहुत लोग कहेंगे भैया हम क्यों नहीं रोक नहीं सकते आप, लेकिन वो आएगा, ये एंटिसिपेट करके आप तैयारी जरूर कर सकते हैं। आगरा, दिल्ली, जयपुर और कलकत्ता जाएगा। कलकत्ता में अभी क्या हुआ है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो हर तरीके से ये प्रयास है कि भैया भारत को चाइना नहीं बनने देना है। अमेरिका का आया था ना वो ट्रेड सेक्रेटरी, कौन था वो बोल रहा था कि हम चाइना वाली गलती भारत के साथ नहीं करेंगे। साहब वो नहीं करेंगे, और ये लगातार परसिस्टेंट रूप से आपके खिलाफ ये झटके, ये एक्शन, ये सब कुछ चलता रहेगा, और आपको रोज लड़ना है। आप गोलकीपर हैं, आपको हर गोल बचाना है, उन्हें 1 या 2 गोल दागने हैं। भारत जिस तरीके से ड्रग्स को कंट्रोल कर रहा है, ऑपरेशन रेज पिल चलाकर जिस तरीके से जिहादी ड्रग पकड़ा है, जिस तरीके से मॉड्यूल्स बस्ट हो रहे हैं, 100, 200, 400, 500 लोग पकड़े जा रहे हैं, आप जो उनके पॉलिटिकली स्टेब्लिश्ड लोग हैं बंगाल से लेकर और दिल्ली तक, उनको निकाल के बाहर कर रहे हैं। तेल पे, एनर्जी पे आप उनके सामने घुटने नहीं टेक रहे हैं। आप ग्रेट निकोबार जैसे प्रोजेक्ट खड़े कर रहे हैं, तो साहब वो आपको परेशान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कुल मिलाकर सांप का धर्म है काटना और हमारा धर्म है बचना। अब या तो सांप काटने से पहले भैया उसका फन पीट दो, या कम से कम उससे दूरी बनाए रखो, ये जिम्मेदारी आपकी है। अभी सरकार करना है कि भैया दोनों में से कौन सा एक्शन होगा, कि ये दोनों ही होंगे, जो भी होगा, लेकिन जनता की ये जिम्मेदारी है।
पॉलिटिकल पार्टी कोई आए, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा कि भैया बीजेपी नहीं, कोई पट्टा ठेका अपने नाम लिखवा लिया है, लेकिन जो राष्ट्र हित की बात करे, जो राष्ट्र की बात करे, जो देश के साथ खड़ा हो, उसके साथ खड़ा होना है। ये कॉकरोच, बिच्छू, पिस्सू, इनके साथ नहीं खड़ा होना है साहब। तो कुल मिलाकर इस पे जो भी डेवलपमेंट आएगा वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर है, और चैनल का मेंबर बनकर भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।